Hey students, very warm good morning to all of you. Dear student, today we are going to discuss about the atomic and periodic properties of the element. And in this, the most important property, that is the size of atom. That is why in this lecture we are going to discuss about the atomic radius. एटॉमिक रेडियस को शुरू करने से पहले बच्चे मैं आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी क्योंकि आप सबके रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट से आप सबने 10th क्लास को पास किया है। जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया उनको भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइफ में अभी और बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं जिनमें आप टॉप कर सकते हैं, जिनमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कभी भी बच्चे पीछे की बातें सोचकर कि मैं अच्छा नहीं कर पाया, मैं लाइफ में ये चीज़ रह गई, ये सोचकर कभी भी अपने फ्यूचर को ख़राब मत करना। तो हमेशा मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है आपको एक दिन जरूर मिलेगा। गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट मी मूव ऑन आवर टॉपिक दैट इज एटॉमिक रेडियस। बच्चे हम सबको मालूम है कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम की रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और क्या, दिस इज द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the outermost shell containing electron. This is the outermost shell which contain electron. तो इसको हम क्या बोलते हैं? This is called atomic radius. तो अगर हम डिफाइन करें atomic radius को क्या होगी? It is the distance from center of nucleus to the outermost shell containing electron मीन्स वो लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वहां से लेकर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। या ये भी बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन बच्चे यहाँ पर जब एटॉमिक रेडियस को निकाला गया, वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल डिटरमाइनिंग द एटॉमिक रेडियस। और उसका एक रीज़न क्या था? क्योंकि हमें मालूम है उस टाइम पे हम क्या नहीं कर सकते थे, एक सिंगल एटम को किसी भी एलिमेंट से आइसोलेट नहीं किया जा सकता। मान लिया मैं कह रही हूँ कि ये कोई एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा मेथड होता कि मैं एक सिंगल एटम निकालती और उसकी एटॉमिक रेडियस आसानी से मेजर कर लेती, बट सिंगल एटम को आइसोलेट करना क्या है? बहुत मुश्किल है, निकाला ही नहीं जा सकता। इसीलिए एटॉमिक रेडियस को मेजर करना भी क्या था? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। दूसरी बात, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, अब ये बात हमने पढ़ी हुई है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक जीरो नहीं होती। तो अब मैं इसको यहाँ तक लूँ, मैं इसको यहाँ तक लूँ, यहाँ तक लूँ, या सिर्फ यहीं तक लूँ, तो वो रेडियस को निकालने के लिए कुछ प्रॉब्लम आई। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी? इट इज डिफिकल्ट टू आइसोलेट a single atom from any element. किसी एलिमेंट से सिंगल एटम आइसोलेट नहीं किया जा सकता था। सेकंड, द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड does not have sharp boundaries. ठीक है, अगर बाउंड्रीज ही शार्प नहीं है तो कैसे हम एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं? एंड थर्ड, आप ये भी बोल सकते हैं द एटॉमिक साइज इज अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अनदर एटम। मीन्स अगर हम क्या करेंगे, एटम्स की एटॉमिक रेडियस निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में उस एटम की रेडियस निकाल रहे हैं, तो वो एटॉमिक रेडियस को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो सीधी सी बातें हैं छोटी छोटी कि न्यूक्लियस की इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। बट यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेटर ऑन हम बात करते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। ये एक्सरे जो टेक्निक्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन सिंगल एटम की रेडियस निकालना मुश्किल था, इसीलिए जो हम रेडियस निकालते हैं वो हम किस में निकालते हैं? वो बॉन्डेड स्टेट में निकालते हैं।
किस स्टेट में, बॉन्डेड स्टेट में। मतलब हम ये जितनी भी एटॉमिक रेडियस निकालेंगे वो सारी की सारी मोस्ट प्रोबेबली किस में होंगी, इन बॉन्डेड स्टेट। दैट इज वाई यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, you can take screenshot, you can write, you can make your own notes. So let me discuss types of atomic radius. Types of atomic radius. देखिए बच्चे, एटॉमिक रेडियस बेसिकली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस, फर्स्ट वन इज कोवेलेंट, सेकेंड वन इज वैन डेर वाल रेडियस, थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस। ठीक है ना, थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो इस तरीके से कोवेलेंट, वैन डेर वाल और मेटालिक रेडियस 3 तरीके की रेडियस होती है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वैन डेर वाल रेडियस को प्रोबेबली इनर्ट गैस रेडियस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैस रेडियस। मतलब दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस वन। इनर्ट गैस रेडियस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वैन डेर वाल रेडियस। ठीक है, तो 3 तरीके की रेडियस है, कोवेलेंट, वैन डेर वाल एंड मेटालिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस और एटॉमिक रेडियस को मोस्ट प्रोबेबली अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। अगर आपसे बोला एटॉमिक रेडियस, देन इट्स मीन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोवेलेंट रेडियस, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट रेडियस इट्स एटॉमिक रेडियस। तो ये है, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस ऑल दीज रेडियस वन बाय वन। तो हम पहली जो एटॉमिक रेडियस है वो डिस्कस करने वाले हैं, क्या, कोवेलेंट रेडियस। देखिए बच्चे, हमें मालूम है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, ये बात याद है, हम 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मीन्स मैं ऐसे कह रही हूँ कि अगर मैं कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना रही हूँ उसमें 2 एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे शेयर हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ H2 की, Cl2 की, Br2 की, I2 की, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जैसे कि ये कॉमन हो जाता है। तो व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? इस एटम के सेंटर न्यूक्लियस से लेकर इस एटम के सेंटर न्यूक्लियस से लेकर ये जो डिस्टेंस होता है बच्चे, ये डिस्टेंस, इसको बेसिकली बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। समझ आ रही है बात? क्या बात करी हमने कि इट इज द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल में जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है उसमें दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, या लेटर ऑन हम इसको पढ़ेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना, इसको क्या भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अगर मैं क्या कर दूं, 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, या फिर सीधा मैं लिख दूं 1/2 ऑफ बॉन्ड लेंथ, दैट इज कॉल्ड आर कोवेलेंट। मीन्स कोवेलेंट जो रेडियस है वो क्या है, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास जो रेडियस आएगी वो कैसी रेडियस होगी, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोवेलेंट रेडियस में कुछ खास है नहीं बताने को। 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट लेट मी डिस्कस अबाउट वैन डेर वाल रेडियस। वैन डेर वाल रेडियस क्या होती है? देखिए बच्चे, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वैन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, पढ़े हमने।
वेंडरवाल फोर्सेस होते हैं। चलो एक बार मैं थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या होते हैं? दीज आर वेरी वेरी वीक फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। जो दुनिया की सारी चीज़ों में आप बोल सकते हो कुछ फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, तो इन सभी एटम्स के बीच में कुछ वीक फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होंगे जो कि कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सभी एटम एक दूसरे से एक वीक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। उस वीक यूनिवर्सल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंडरवाल फोर्स बोलते हैं। अरे बस समझ में क्या बोला हमने? दुनिया की किसी भी एटम, साइंस, मॉलिक्यूल, सभी चीज़ों में कुछ वीक फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं जो कि किसी भी एटम को होल्ड करके रखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडरवाल फोर्सेज। देखिए अब मैंने कहा यहाँ पे एक एटम था, यहाँ पे एक एटम था, ये दोनों एटम्स ने क्या किया? एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना शुरू किया। अब ये अप्रोच करते करते दोनों एटम्स इस पोजीशन पर आ गए, लेकिन ये दोनों एटम इस पोजीशन से ना तो आगे जा सकते हैं ना ही ये दूर जा सकते हैं। और इसका रीजन क्या है कि इनके बीच में बहुत वीक फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है जो इनको इस पोजीशन पर लाकर रख देंगे। मतलब ना ही इससे दूर जा पाएंगे ना ही इससे पास आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं? वेंडरवाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। तो इसका मतलब वेंडरवाल फोर्सेज क्या होंगे? दैट आर वेरी वीक फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। वीक फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन that is also universal also. Universal or weak forces of interaction which holds any atom together. ठीक है ना? एक दूसरे के पास रखते हैं, ना उससे पास आने देते ना उससे दूर जाने देते। समझ आएगी बात? इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि जब आप कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ओवरलैप होगी, लेकिन जो वेंडरवाल फोर्सेज है उसमें कभी ओवरलैपिंग नहीं होगी। मीन्स एटम्स एक दूसरे से दूर रहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट टू हीलियम एटम। देखिए एक हीलियम ये था, एक हीलियम ये था, ठीक है। अब हीलियम तो कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाता नहीं, मीन्स इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो कभी ऐसे ओवरलैप करेगा नहीं। लेकिन ये दो हीलियम जो है इनके बीच में कुछ वीक फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है जिसको हम वेंडरवाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बोल रहे हैं। तो अब ये वेंडरवाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इन दो हीलियम एटम्स को एक दूसरे के पास लाकर खड़ा कर देगा। कितना पास वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच में कितने इंटरेक्शन है। अब इससे ज़्यादा पास ये आ नहीं सकते ना इससे दूर जा सकते। अब अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस का हाफ कर दूं, हाफ ऑफ दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू आइसोलेटेड नॉन बॉन्डेड एटम। देखिए दीज आर नॉन बॉन्डेड एटम, दीज आर आइसोलेटेड एटम। किन्हीं दो नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है अगर मैं उसको हाफ कर दूंगी तो हमारे पास क्या निकलेगा? वेंडरवाल रेडियस निकलेगा। तो हम डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज दिस? इट इज द 1/2 ऑफ द वेंडरवाल रेडियस। एक्चुअली वेंडरवाल क्या थे? जेसी वेंडरवाल साइंटिस्ट है जिन्होंने वेंडरवाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन को डिस्कवर किया था। इसको हम फर्दर 5th चैप्टर में और पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि वेंडरवाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन कैसे होते हैं, किन किन मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकते हैं। क्या ना? तो क्या हुआ? इट इज अ 1/2 of the internuclear distance, 1/2 of the internuclear distance between two isolated non-bonded atoms. ठीक है ना? Two isolated non-bonded atom या two non-bonded isolated atoms जो एक दूसरे से सेपरेट हो। देखो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स में वेंडरवाल रेडियस नहीं होती, मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है, एटम्स में तो होती ही है। देखिए मान लिया मैं बात कर रही हूँ, ये है एक H2 मॉलिक्यूल, ये है एक H2 मॉलिक्यूल, दिस इज H2, दिस इज H2। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? हमारे पास निकलेगी कोऑर्डिनेट रेडियस, इसका हाफ। ठीक है ना? इसका हाफ। ये तो हमारा क्या है बच्चे? कोऑर्डिनेट रेडियस। लेकिन एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से भी तो किसी फोर्स से जुड़ा हुआ है ना? मींस एक H2 दूसरे H2 से ना तो इससे ज़्यादा पास आ सकता है ना इससे ज़्यादा
इनके बीच में भी कुछ वीक फोर्सेस हैं, उन वीक फोर्सेस को बोला वैन डेर वाल्स फोर्सेस। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता चलता है और इस डिस्टेंस का हाफ अगर मैं कर लूँ, ठीक है ना, किसका, इस डिस्टेंस का हाफ मैं कर लूँ, ठीक है ना, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वैन डेर वाल्स रेडियस। और अगर मुझे कंपैरिजन करनी पड़े किसके बीच में, वैन डेर वाल्स और कोवेलेंट रेडियस के बीच में, तो सीधी सी बात है कोवेलेंट रेडियस स्मॉलर होगी किससे, वैन डेर वाल्स रेडियस से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और वैन डेर वाल्स रेडियस में देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस फर्दर व्हाट इज इनर्ट गैस रेडियस। इनर्ट गैस रेडियस, अभी हमने बात करी इनर्ट गैस की जो रेडियस है वो एक्चुअली में वैन डेर वाल्स रेडियस होती है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते, जो इनर्ट गैसेस होती हैं या फिर नोबल गैसेस होती हैं वो प्रोबेबली क्या नहीं बनाती, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं करती हैं। अब वो मॉलिक्यूल ही नहीं बनाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है उनकी ये वाली रेडियस तो पॉसिबल नहीं है निकालना, तो उनकी कौन सी रेडियस निकलेगी, ये वाली रेडियस निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैन डेर वाल्स रेडियस इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैस रेडियस एंड आर कोवेलेंट is always smaller than R वैन डेर वाल्स, ठीक है। जो कोवेलेंट रेडियस है वो छोटी होगी किससे, वैन डेर वाल्स रेडियस से हमेशा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो ओवरलैपिंग, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जबकि यहाँ पर क्या हो रही है, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। होप आपको ये दोनों ही रेडियस अच्छे से समझ में आ गई होगी। मतलब जब हम नोबल गैसेस की रेडियस मेजर करेंगे तो वो हमेशा कौन सी रेडियस होगी, वैन डेर वाल्स रेडियस होगी, कौन सी रेडियस नहीं होगी, कोवेलेंट रेडियस नहीं होगी, ठीक है। लेट मी डिस्कस अबाउट थर्ड रेडियस व्हिच इज मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, देखिए बच्चे हम बात करते हैं सबसे पहले मेटल्स के थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। देखिए कोई भी जो मेटल होगा उसका एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, उसका एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। एवरी मेटल हैव अ डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस हम निकालते हैं नॉन मेटल्स के लिए, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जबकि अगर आप मेटल्स की बात करो, आपने कभी ऐसे देखा है Na2 का, है ना, तो ये Na2 नॉर्मल स्टेट में तो बनता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो नॉन मेटल्स के लिए स्पेसिफिक होती है। और अगर हम बात करें वैन डेर वाल्स, हमने कहा वो किसके लिए हो, तो किसी के लिए भी सकती है, मतलब नोबल गैसेस के लिए हो सकती है या फिर कोई ऐसे मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट रेडियस बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच ही हो सकती है। लेकिन मेटेलिक रेडियस किसके लिए होगी, स्पेसिफिकली मेटल्स के लिए होगी। तो कोई भी मेटल का क्या होता है बच्चे, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, एक क्रिस्टल लैटिस होता है, जो कि आप 12th क्लास में जाकर सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है ना। FCC स्ट्रक्चर है, BCC है, HCP है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, मतलब डीप स्टडी आप वहाँ पर करते हो, ठीक है। तो ये माना जाता है कि कोई भी मेटल क्या करता है, मेटल आयन फॉर्म करता है बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक मॉडल दिया गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ये बोला जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज मेटल बनाता है इसको बोलते हैं कर्नल्स, पॉजिटिव कर्नल्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलता है कि सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव कर्नल्स ऐसे क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है ना। दीज आर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, दिस इज सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और मेटेलिक रेडियस को निकालने के लिए हम छोटा सा कंसेप्ट देख रहे हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन यूज करके क्या बनाता है, कर्नल्स पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। तो ऐसे बोलता है ये सी मॉडल कि सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होते हैं और इन पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं।
तो डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में भी कुछ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगे। इन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन को मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। दैट इज फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन इस किसी भी लैटिस में, किसी भी मेटल लैटिस में जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना, सॉरी, दो चार्ज जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मेटालिक रेडियस बोलते हैं। तो व्हाट इज मेटालिक रेडियस? मेटालिक बॉन्ड हमने कहा क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन एंड द इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? मेटालिक बॉन्ड। एंड व्हाट इज मेटालिक रेडियस? इट इज द, डिफाइन कर लेते हैं, इट इज द 1/2 of the distance between two ions in a crystal lattice. क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस, लैटिस का मतलब भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। किसी भी मेटल का जो लैटिस होगा उसमें जो कोई भी टू एडजेसेंट आयंस बोल सकते हैं, टू एडजेसेंट आयंस, कोई भी दो एडजेसेंट आयंस हैं, जैसे मैं कहूँ ये दो एडजेसेंट आयन है, इन दो एडजेसेंट आयन के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दोगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी? दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस, दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो क्योंकि आयंस हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, तो अगर मैं बात करूँ मेटालिक रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस से तो क्या होगी? छोटी, बट कोवलेंट रेडियस से क्या होगी? बड़ी। एक बार और फटाफट देख लेते हैं। हमने मेटालिक रेडियस क्या होती है? हर एक मेटल का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, जिसमें ऐसे, जैसे मैं अगर एन की बात कर दूँ ऐसे लाइक दिस, ठीक है, कुछ एटम्स यहाँ पर अरेंज होते हैं, कुछ आयंस अरेंज होते हैं, है ना। तो ये अगर मैं कह रही हूँ कि मान लिया ये दो अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, इन दो पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिस्टेंस को अगर आप, डिस्टेंस जो होता है उस डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर देंगे तो हमारे पास जो रेडियस निकलेगी वो क्या निकलेगी? मेटालिक रेडियस निकलेगी। ठीक है, दिस इज CO मोबाइल इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट मी कंपेयर ऑल द 3 रेडियस। ऐसे क्वेश्चन भी हमें आ जाते हैं कि तीनों रेडियस को कंपेयर करिए कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो बच्चे कंपैरिजन अगर हम करेंगे, सबसे बड़ी होगी R वेंडर वॉल, फिर होगी R मेटालिक, और फिर सबसे छोटी होगी R कोवलेंट। कोवलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग होती है, मेटालिक में ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसमें भी नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेज हैं, मेटालिक बॉन्ड से भी ज़्यादा वीक फोर्सेज होते हैं, इसलिए कोवलेंट रेडियस सबसे छोटी, उसके बाद मेटालिक और उसके बाद वेंडर वॉल रेडियस होती है। तो स्टूडेंट दीज आर द 3 टाइप ऑफ रेडियस। इसमें से हम एक आयनिक रेडियस और पढ़ेंगे, लेकिन वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आयंस में जो रेडियस होती है उसकी बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली टाइप्स ऑफ रेडियस ये 3 टाइप की होती हैं। और आयनिक जो रेडियस होती है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो रेडियस बनती है उसको हम बोलते हैं। उसकी डिस्कशन हम लेटर ऑन करेंगे। अभी हम बात करेंगे क्या कि 3 टाइप के जो रेडियस हैं उनमें से हमने कहा कोवलेंट रेडियस मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, और मेटालिक रेडियस मेटल्स के लिए हम मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्या, दैट इज ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड एंड ग्रुप। किस तरीके से रेडियस क्या करती हैं, पीरियड और ग्रुप में वेरी करती हैं। देखिए हमने कहा सबसे पहले बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बच्चे अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं, इनके लिए तो क्योंकि हम वेंडर वॉल रेडियस निकालते हैं इसलिए हम यहाँ पर नोबल गैसेस को कंपेयर नहीं करते बाकी सभी एलिमेंट्स को। समझ आ रही बात? अगर मुझे नोबल गैसेस को कंपेयर करना तो मुझे खुद नोबल गैसेस को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी रेडियस वेंडर वॉल रेडियस है, जबकि इनकी रेडियस हम कौन सी निकाल रहे हैं, दैट इज कोवलेंट रेडियस। मुझे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन यहाँ पर बात करिए। अगर हम इसकी बात करें, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्या हो गया, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 एंड 2, 7 मीन्स KL। या P में बात कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन जो है किसमें एंटर करना शुरू हो जाता है, बोरोन से
पी में एंटर करना शुरू हो जाता है, पी में सब में, मीन्स एक ही क्षण में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। चलिए दूसरे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 एंड 2p5। में जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। ये हम 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं कि जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज कर रहे हैं। और इसका क्या रीजन है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या कर रहा है बच्चे, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एंट्रिंग इन सेम ऑर्बिटल या सेम शेल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सेम शेल में ऐड हो रहा है। देखिए पी में सब में, या फिर यहाँ पर हम बोलते हैं के एल में ऐड हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर होने के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हर बार एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। देखिए जनरल स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। मैं यहाँ से बात करूँ, देखिए बेरिलियम था, मैंने बेरिलियम का कहा कि ये न्यूक्लियस है। पहली जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज 1 2 3। अगली बार देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में एंटर हुआ। यहाँ पर एक और प्लस चार्ज इंक्रीज हुआ, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, यहाँ पर एक और प्लस चार्ज इंक्रीज हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ। मीन्स हर बार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी शेल में एंटर कर रहा है, जिसके कारण पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हैं। तो जो हम इधर जाते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या करता है बच्चे, इंक्रीज करता है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज। अब देखिए सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता है जो कि इंक्रीज करता है, कुछ और फैक्टर्स भी है जो इंक्रीज करते हैं। देखिए यहाँ पर P में सिंगली ऑक्यूपाइड है 1 2 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पेयरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे फिर से पेयरिंग स्टार्ट होगी, है ना। इट्स मीन दैट न्यूक्लियर अट्रैक्शन के इंक्रीज करने के साथ साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इंक्रीज हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में ऐड होते जाएंगे, न्यूक्लियस का साइज छोटा होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। जब आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हो, न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो इंक्रीज कर ही रहा है, उसके साथ साथ क्या इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑल्सो इंक्रीज। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑल्सो इंक्रीज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा है। देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होना चाहिए, छोटा। मीन्स दोनों के दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। ये बढ़ रहा है तो साइज छोटा हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो साइज बड़ा हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों फैक्टर्स में से जो फैक्टर डोमिनेट करेगा दैट विल डिसाइड द साइज ऑफ एनी एटम। तो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पर डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इस बात को कि 2 फोर्सेज आर एक्टिंग अपोजिटली। 2 फोर्सेज कौन से, हम इसको 1 2 इसको बोल देते हैं और इसको 1 बोल देते हैं। 2 फोर्सेज फर्स्ट एंड सेकेंड आर वर्किंग अपोजिटली, बट फर्स्ट फोर्सेज यानी कि कौन से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर सेकेंड फोर्सेज एंड हेंस साइज डिक्रीज। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बिल्कुल सही वर्ड यूज करूं, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि व्हाइल मूविंग अलोंग अ पीरियड Z इफेक्टिव इंक्रीज, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। क्या इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अब देखिए बच्चे
न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हो, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बोल सकते हो। न्यूक्लियर अट्रैक्शन या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, उसको थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए अभी दो तरीके के फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। एक यहाँ पर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और ये जो शेल्स हैं यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। एक तो फोर्स क्या कर रहा है, इनको अट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट फोर्स, जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। एक इनके बीच में आपस में रिपल्शन, जिसको हमने बोला इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और न्यूक्लियर अट्रैक्शन में से जो डोमिनेट करेगा वो साइड डिसाइड करेगा। लेकिन व्हाट इज जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इज द डिस्टेंस। इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी ये बातें आपको बताई हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन में से किसको, सिग्मा यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलेगा। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, चलो हम इसकी बात करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फील होना चाहिए था, वास्तव में उतना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन भी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्शन को माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन में से। एक्चुअली में वही अट्रैक्शन कोई भी इलेक्ट्रॉन फील कर पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या हुआ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन में से अगर हम क्या कर देंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, जेड इफेक्टिव। तो व्हाइल मूविंग अलोंग द पीरियड क्या इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसके कारण साइज ऑफ एटम क्या करता जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट जो मूव करते हैं, मतलब सबसे बड़ा बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और नियॉन की बात नहीं करेंगे। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मीन रेगुलरली साइज क्या करता चला जाता है, डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू योर हेल्प बुक्स, वैसे तो वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है, वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये ऑर्डर होता है, ठीक है। कि जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। मीन्स फ्लोरीन का सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा ऑक्सीजन, फिर उससे बड़ा नाइट्रोजन, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू, अगर मैं प्रदीप से बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे आपको कुछ वेरिएशन दी हुई है। वो क्या कि नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है इन कंपेरिजन, छोटा होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये होता है। मीन्स नाइट्रोजन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है देन ऑक्सीजन, या ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का साइज एक्सेप्शनली लार्ज है किससे, नाइट्रोजन से, जबकि क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन। और उसका रीजन क्या है, एक बार देख लेते हैं। व्हाई द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑक्सीजन, व्हाई द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन। प्रोबेबली क्वेश्चन तो ऐसे होना चाहिए, व्हाई द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जर देन नाइट्रोजन। एक्चुअल क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, ना कि, क्योंकि जो एक्सेप्शन है बच्चे वो ऑक्सीजन शो करता है, ना कि कौन शो करता है, नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है ये, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि जो नाइट्रोजन है, देखिए अगर आप नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन करेंगे तो नाइट्रोजन का जो कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, मीन्स p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो दैट इज 2p4, मीन्स यहाँ पे p में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है 1 2 3 4। अब ये पेयरिंग होने के कारण बच्चे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या करेगा, इंक्रीज। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज करेगा, उससे क्या होगा, साइज हो जाएगा इंक्रीज। इट्स मीन दैट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ
electron into the p orbital result into the increase in the atomic size, means it dominate over nuclear attraction. इसलिए ऑक्सीजन का साइज थोड़ा सा नाइट्रोजन के साइज से बड़ा होता है. मैंने कहा कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना है 70, ये 74 और ये 72, मतलब दोनों का ही बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में वापस पेयरिंग हो जाती है. ठीक है, सॉरी वापस पेयरिंग हो जाती है, लेकिन इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाता है, इसलिए साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है. बट एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 77, ये 66 और ये उससे भी कुछ कम होता है. मीन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी साइज क्या करता है, डिक्रीज. तो एक्सेप्शन करके कहीं लिख भी लेना, और अगर हमें किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठना तो वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, नोट अदर हेल्प बुक्स. ठीक है, तो लेट मी डिस्कस हाउ द एटॉमिक साइज वेरीज अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप. अलोंग द पीरियड तो हमने बात कर दी, दैट इज ट्रेंड्स अलोंग द ग्रुप या डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप. तो मुझे देखिए सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप जाने पर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम बात करें क्या, नंबर ऑफ शेल्स क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं. न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और उसके साथ साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. बट यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू एडिशन ऑफ नंबर ऑफ शेल्स हर बार नई शेल ऐड हो रही है. देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ 21, इसकी बात करें 281, इसकी बात करें 2881, मीन्स हर बार एक नई शेल ऐड हो रही है. और जो नई शेल ऐड हो रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है. तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाते हुए मोस्ट प्रोबेबली जो साइज इंक्रीज होने का रीजन होता है वो क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. मीन यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन के ऊपर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और एडिशन ऑफ न्यू शेल डोमिनेट करती है. इसलिए क्या हुआ, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. नोबल गैसेस के लिए बच्चे हम इन सब में कंपैरिजन नहीं कर सकते, मतलब पीरियड में जो हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज. किसको छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के, क्योंकि नोबल गैसेस के लिए वेन डेर वाल्स रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द दैट इज कोवलेंट रेडियस. ठीक है, बाकियों के लिए हम कोवलेंट रेडियस लेते हैं. तो नोबल गैसेस की जो कंपैरिजन करनी है तो वो खुद के साथ कंपैरिजन करनी है. तो नोबल गैसेस के केस में भी डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. डी में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं. डी की जो एक्सेप्शन है वो बेसिकली जब हम डी के बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे तब हम डी की जो डिटेल स्टडी है तब करेंगे. ठीक है, डी में तो बच्चों कर लीजिएगा इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कंटैक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, आयोनिक रेडियस के साथ. व्हाट इज आयोनिक रेडियस, हाउ आयोनिक रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड. तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों.